अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और आज हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर एज न्यू रजिस्ट्रेशन विद एफबीआर। जब आप आईआरएस पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और किसी वजह से, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, अभी आप 18 साल के हुए हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन आईआरएस पे कभी रजिस्टर नहीं हुए, या कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली सरकारी लोग और वो लोग जो सैलरी वाले हैं वो पुराने सिस्टम में भी रजिस्टर्ड थे और नहीं, तो उनके लिए जो है ई इनरोलमेंट होता है। जबकि आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो लोग बिल्कुल भी जिनका रिकॉर्ड एफबीआर के पास नहीं है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहाँ पे एक दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उनका सवाल आपको इन वीडियो में जवाब मिलेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपने करना है, आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है। एफबीआर के होम पेज पर पहुंच के ऑनलाइन सर्विसेज में आईआरएस का जो आइकॉन है उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप आईआरएस के पेज पर आ जाएंगे, और ये जो आईआरएस का लॉगिन है जहां आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, वहां ई इनरोलमेंट के बजाय न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैं वैसे बताता जाऊं कि चूँकि आपको नहीं पता कि आप आईआरएस या एफबीआर में पहले से पुराने सिस्टम के तहत 2014 से पहले रजिस्टर्ड थे कि नहीं, तो पहले आपको ई इनरोलमेंट के पर क्लिक करना चाहिए। और अभी जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके पहले 2 स्टेप्स वही हैं जो ई इनरोलमेंट। तो सपोज़ करें आप ई इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं और फिर वो आपको कहता है यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन एफबीआर, तो फिर आप आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, या आप डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास विंडो ओपन अप हो जाती है जिसमें वो आपसे CNIC मांग रहा है, ठीक है जी। और CNIC के हवाले से आप भी डिटेल इसमें एंटर करेंगे। साथ साथ आपको पता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती रहती है। चलो, तो नेक्स्ट जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्टेप नंबर 4 ये होगा कि ये ओपन हो जाएगी विंडो। इसमें आप CNIC एंटर करेंगे विदाउट डैशेस। एक दफ़ा जब आप एंटर कर लेंगे तो नेक्स्ट जो है वो है, और याद रखें जिसके साथ भी ये रेड स्टेरिक बना हुआ है ये फील्ड फिल करना ज़रूरी है। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जेंडर या प्रोफेशन के मुताबिक वो आपका मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर वगैरह आप इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें आप मिस्टर कर लें अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल हैं और मैरिड हैं तो मिसेस, वरना तो MS यानी मिस, ठीक है। अगला स्टेप है ये आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करते हैं, फिर आप अपना मिडल नेम एंटर करते हैं। याद रखिए कि मिडल नेम के साथ कोई रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब अगर आप मिडल नेम नहीं है या आप नहीं एंटर करें तो कोई मसला नहीं। नाम आपने एंटर करना है अपने CNIC के मुताबिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना लास्ट नेम एंटर करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप अपना मोबाइल सर्विस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करते हैं, जिसके लिए आप जब ये सेलेक्ट का बटन दबाते हैं तो ये ड्रॉप डाउन आ जाता है। इसमें जिस सर्विस पे आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबीलिंक, या फिर अगर आप पोर्ट आउट हो गए हैं, आपका नंबर तो मोबीलिंक का है लेकिन आप जोंग यूज़ कर रहे हैं या यूफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप यूफ़ोन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी आप पोर्ट आउट हुए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपने जो मोबाइल नंबर है वो एक सर्टेन फॉर्मेट में डालना है। वो फॉर्मेट है 0092 के बाद आप अपना नंबर एंटर करेंगे। इसका मतलब है कि पहला 0 ड्रॉप हो जाएगा और 321 300 जो भी है वो आएगा। आपने एक दफ़ा एंटर करना है, फिर उसको दोबारा भी आपने एंटर करना है उसी फॉर्मेट में। ये इंश्योर करेगा कि आप किसी और का नंबर या अपने ही नंबर में गलती नहीं करते। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसी जब आप सेकंड टाइम एंटर करेंगे तो वो आपको कह रहा है कि ये CNIC नंबर शुड बी रजिस्टर्ड, ये जो मोबाइल नंबर है शुड बी रजिस्टर्ड इन योर ओन CNIC नंबर। तो याद रखें कि अगर आपके पास आप नॉन रेजिडेंट हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं, इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, चाहे एज ए ई इनरोलमेंट या न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो है अपने CNIC पे ही करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इस तरह आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आपने ईमेल एंटर करनी है। याद रखें कि जो आपकी रेगुलरली यूज़ जीमेल, याहू, आउटलुक जो भी आप यूज़ करते हैं,
या अगर आपकी अपनी कंपनी की है और आपको पता है कि कंपनी की ईमेल बंद नहीं होगी, तो आप यहाँ पे एंटर कर दें और एक दफ़ा एंटर करेंगे, दूसरी दफ़ा एंटर करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ तक जो एंट्रीज़ हैं वो तो ई इनरोलमेंट वाले भी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और ये अगला स्टेप ये होगा कि आप फिर ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालें जहाँ सारी कन्फ्यूजन होती है। याद रखें, इस एड्रेस को डालने का मकसद ये है कि जो फिज़िकल आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, अगर भेजा जाए FBI की तरफ से, तो वो इस एड्रेस पर आएगा। तो ये एड्रेस जो है आपके CNIC का एड्रेस अगर हो तो वो बेस्ट है, और अगर वो एड्रेस नहीं है तो वो एड्रेस जहाँ पे कोई आपके बिहाफ पे रिसीव करे, क्योंकि कभी कभार बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो एड्रेस आपने दिया हो उसको अप टू डेट होना चाहिए। तो अब आप ये एंटर करेंगे। सबसे पहले जब आप टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन गिरेगा और इसमें बड़े सारे नंबर। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई जो है हेल्थ प्रॉपर्टी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आप सपोज़ करें आप रेजिडेंशियल चूज़ कर लेते हैं, तो फिर सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टाइप आएगी और फिर हम आगे मूव करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, याद रखिए कि यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कि उससे आपको इनकम आती है कि नहीं। ये सिर्फ FBR के फ़िज़िकल नोटिस के लिए, जो बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको इनबॉक्स में एक नोटिस आए तो उसकी फ़िज़िकल UPS या TCS के थ्रू वो आना चाहिए, क्योंकि हर नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट नोटिस आया हो। तो ये जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी हम इस केस में चूज़ करते हैं। ठीक है जी, स्टेप होगा। इसी तरह आप टाइप में जाएंगे, कमर्शियल चूज़ करेंगे। जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी चूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो जब आप आगे मूव करेंगे कि फॉर्म का मतलब होता है कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी जिम है, क्लब है, होटल है, आर्केड है। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चूज़ की होती तो फिर हाउस आता, फ्लैट आता, विला आता। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि जी ये क्लिनिक है। ठीक है, क्लिनिक आप चूज़ कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे टैक्स लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन देने पर आपको परेशानी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट, यानी कि वो एरिया कितने का है। तो आप इसको जब क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर बहुत छोटी जगह है तो स्क्वायर यार्ड्स भी कर सकते हैं, वरना कनाल और मरला भी है। सपोज़ करें 3 मरले की शॉप है तो आप उसको कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है, आप मरला चूज़ करने के बाद एरिया में आते हैं, और एरिया में आप जो है बेसिकली मैंने लिख दिया नॉर्मली शॉप्स 3 मरले की होती हैं, 2 मरले की होती हैं, इससे भी छोटी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर पूछता है, जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं हाउस नंबर, शॉप नंबर। यहाँ सिर्फ वो देना है। उसकी वजह ये कि वो मज़ीद भी आपसे डिटेल मांगेगा। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं स्टेप्स काफ़ी हैं, और कोशिश करें कि ये आप खुद करें या आप अपने कंसल्टेंट के साथ जूम के ऊपर, अगर फिज़िकली साथ नहीं है तो जूम या गूगल मीट पर वो आपके सामने ये करे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और सारी डिटेल्स आपकी जानी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस। कंसल्टेंट का जाएगा तो कल को उसको नोटिस आएंगे, आप अगर उस कंसल्टेंट को यूज़ नहीं करें तो फिर ये आपके डिसएडवांटेज में बात जाएगी। तो फिर आप क्लिक करेंगे यूनिट नंबर पे, या हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर देंगे। नेक्स्ट आएंगे कि मज़ीद वो डिटेल पूछ रहा है कि स्ट्रीट नंबर पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ बड़ा डिटेल में बताएं ताकि आप तक वो डाक पहुँच सके। फिर जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद जो है वो आपसे पूछता है एरिया एंड लोकेलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल DHA है, LDA है, मुल्तान की प्रॉपर्टी है, पेशावर कैंट है, कुछ भी है वो यहाँ आप एंटर करें। नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब आपने एरिया लोकेलिटी एंटर कर दिया तो नेक्स्ट है सिटी। सिटी ब्लू हुआ है, इसका मतलब है आप इसमें डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा। उसमें सर्च लिखा होगा और आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, और वो भी देखें कि रावलपिंडी लिखना है या पिंडी लिखना है। अगर पिंडी लिख रहे हैं तो शायद रावलपिंडी लिखेंगे तो सही लेगा। इसी तरह कराची वगैरह, लाहौर। जब आप वो लिख के सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है लाहौर को, मैंने यहाँ लाहौर लिखा है, लाहौर को जितने एरियाज़ में FBR ने
इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड किया है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका एरिया कहाँ है, तो फिर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में जाएं, लाहौर में जाएं और लाहौर में गुलबर्ग में मज़ीद उसमें छोटे छोटे और जो मज़ीद सब प्लॉट्स हैं वो वगैरह देखें। सब प्लॉट्स का मतलब है कि वो एरियाज़ देखें जो गुलबर्ग में उन्होंने डाले हैं। उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा अच्छा गुलबर्ग में मेरा नहीं आ रहा, मेरा इकबाल टाउन में आ रहा है या गुलशन में आ रहा है। नॉर्मली कैंट के एरियाज़ में अगर आ रहा है तो इस लिस्ट में लाहौर कैंट दिया है, आप नॉर्मली उसको क्लिक कर लेंगे। लेकिन मकसद ये कि आपने सेलेक्ट करना है और ये एरियाज़ ये वो एरियाज़ हैं जो FBR की इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में है। अब कंसल्टेंट को चूँकि एवरीडे वो ये काम करते हैं, उनको पता है, तो वो सजेशन अगर आपको दें तो बेहतर है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में जा सकते हैं। और वो कंसल्टेंट जो हमारा चैनल देख के फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जहाँ से भी मिले ज़रूरी है और उसको फिर अप्लाई करना चाहिए, वो भी FBR की इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट अपने शहरों के लिए डाउनलोड कर लें, एबटाबाद के लिए वगैरह वगैरह, और वहाँ देखें। कभी कभार जब आप किसी शहर का नाम लिखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, फिर आप वही ऑप्शन चूज़ कर लें क्योंकि पूरा एरिया उसी में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, आप इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली गुलबर्ग टाउन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ इधर आगे लाहौर लिखा आएगा जो आपको अगली स्लाइड में नज़र आ रहा है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेता। आपने तो सिटी सेलेक्ट किया ना कि गुलबर्ग टाउन है, उसने फिर गुलबर्ग टाउन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है लाहौर, वहाँ सेलेक्ट कर लेता है। और ये लास्ट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी और काफ़ी परेशानी नहीं बल्कि खौफ पाया जाता है, जब पूछा जाता है कि जी कैपेसिटी में सेलेक्ट का बटन दबाया तो ये दो ऑप्शन है, ये क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने बताई है इसमें आप एज ए टेनेंट रह रहे हैं, किराए पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, या आप इसके मालिक हैं। तो एकदम से परेशानी होती है कि अगर हमने कहा कि मालिक है तो हम पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, वो तो प्रॉपर्टी टैक्स वालों का काम है कि अगर कोई चीज़ आपके नाम पे हो तो वह यहाँ ये एक पहले इस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, अब इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर सपोज़ करें कि आप जो है इस प्रॉपर्टी जो आपने बताई है वो आपके फादर के नाम पे, तो आप ओनर भी नहीं हैं और आप टेनेंट भी नहीं हैं, लेकिन आप ये चूज़ कर सकते हैं कि ओनर चूज़ कर लें। और आगे जो है वो परसेंटेज पूछ रहा है कि एज ए ओनर आपकी कितनी है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं, 2, 4, 5। ये जस्ट के इस फॉर्म में चूँकि एक्सक्यूज मी, इस फॉर्म में चूँकि आपने वैल्यू देनी होती है, इसको आप 0 या ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो वह इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ करेक्ट है और आप जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करेंगे वो गलत साबित हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो डिक्लेयर करते हैं, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप वेल्थ स्टेटमेंट नहीं भी फाइल करें तब भी जो है आप यहाँ पर इसके बेस पर आपको कोई नोटिस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई बंदा अपना एड्रेस बताया और उस एड्रेस के बेस पर उसको टैक्स पड़ जाए या उसको नोटिस आ जाए। ठीक है जी। तो आप यहाँ सिंपली, मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपकी फैमिली में ओनरशिप है, फादर की प्रॉपर्टी है, मदर की प्रॉपर्टी है, आप रह रहे हैं और आप डिपेंडेंट रह रहे हैं, या अगर आप डिपेंडेंट नहीं भी रह रहे, आप किराया आप खुद अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी आप रिहाइश फादर के नाम पे है, मदर के नाम पे है, भाई के नाम पे, तो आप ओनर लिखते हैं। अगर आप किराए की जगह में रह रहे हैं और किराया खुद नहीं भी पे करें, भाई पे कर रहे हैं, फादर पे करें, मदर पे करें, तो आप फिर यहाँ टेनेंट का करते हैं। यहाँ पे इनको ये बेनामी हटा देना चाहिए क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करना एक जो है अब एक जुर्म है, एक क्राइम है। तो जो है ये पुराने फॉर्म्स हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसको बिल्कुल भी है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट ऑप्शंस में अगर फैमिली में ओनरशिप है तो ओनर चूज़ करके और आगे आप 1-2% देते हैं। इसको इस तरह ही समझ लें कि इस्लामिक हो या क्रिश्चियन इनहेरिटेंस के रूल्स हों या किसी भी रिलीजियस उसके हों, तो उसमें आपके कुछ परसेंटेज हमेशा होता है। अगर फादर की प्रॉपर्टी है तो उसमें 1-2% तो आपका होगा इनहेरिटेंस में, तो आप उसको उस लॉजिक के तहत लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई आपको टैक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ अगले स्टेप में आप परसेंटेज लिख दें, 5 लिख दें, 10 लिख दें, 100% भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने 100% लिख ली, उसके बाद आप ये जो
फॉर्मेलिटी है इसकी, ये कैप्चा, ये फिगर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है किसी को भी कहने के लिए कि जी हमें तो बताया नहीं गया कि जी न्यू रजिस्ट्रेशन में ये जो प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है इसको कैसे फिल करना है। आपको डिटेल में आपके टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स ने बता दिया है और टैक्स ईयर 2023 चल रहा है तो इस वक्त ये बिल्कुल रेलेवेंट और अप टू डेट वीडियो है। आप शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी जो टैक्स नेट में नहीं है और जिन लोगों को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। याद रखिए कि इस फॉर्म को आप दोबारा भी 181 का फॉर्म ओपन करके कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 181 का फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि ये एक तरह से आप 181 का फॉर्म फिल करे थे। 181 सेक्शन का नाम है जिसके तहत टैक्स पेयर की डिटेल पहले मैन्युअली ली जाती थी। अब जो है आईआरएस में इस तरह आप अपने आप को न्यू रजिस्ट्रेशन का तरीका आपने देखा या ई इनरोलमेंट में भी ऐसा ही है। तो 181 का फॉर्म जो है जब एक आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं और आपको आईआरएस का लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है तो वो फॉर्म भी आपका फिल हो जाता है। तो उस फॉर्म को आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपका घर का एड्रेस चेंज होता है, आप बिजनेस नेम एंटर करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।